सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा के सफर पर। हुआ ये है कि जो काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट नंबर 3 था, इसमें सामान्य परिचालन प्रारंभ हो गया और सामान्य परिचालन प्रारंभ होने की वजह से पूरे देश में चर्चा हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। तो हमें यह समझना है कि आज़ादी से लेकर अभी तक हमारा जो परमाणु ऊर्जा का सफर रहा है वो किन किन उतार चढ़ावों से होकर गुजरा है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि भविष्य में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और वैश्विक संदर्भ क्या कहते हैं। तो आइए इसी टॉपिक को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक चीज़ों से परिचित करवा दूं। देखिए, जब भी कोई हम शब्द यूज करते हैं कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई तत्व है, तो उसका मतलब क्या है कि वह कुछ परमाणुओं से मिलकर बना है। तो जो परमाणु हैं, जब क्या होता है, यही परमाणु जब ऊर्जा का सोर्स बन जाते हैं तो इसी को हम परमाणु ऊर्जा के रूप में जानते हैं। जैसे आसान शब्दों में मैं कहूँ कि आपने देखा होगा, जब दो पत्थर जो आप लेते हैं, उन दोनों पत्थरों को जब टकराते हैं तो आपने देखा होगा चिंगारी निकलती है। चिंगारी क्यों निकली? क्योंकि क्या हुआ, दो पत्थरों को जो आपने टकराया तो कुछ कण टूटे। जब ये कण टूटे तो इन्हीं से क्या हुई, चिंगारी निकली। सोचिए, जब ऐसा ही क्या हो, ऐसे ही कण टकराते रहें और उनसे ऊर्जा निकलती रहे और ये कण टूटते रहें, क्योंकि ऊर्जा कैसे निकलेगी, जब कण टकराएंगे और टूटेंगे तो ऊर्जा निकलेगी। तो इसी प्रकार की जब प्रक्रिया के माध्यम से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे जो छोटे स्तर के जो परमाणु होते हैं उनके बीच की अभिक्रिया होती है और इसी अभिक्रिया को जब हम कन्वर्ट करते हैं ऊर्जा के लिए तो इसको परमाणु ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं। अब देखिए, परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नियंत्रित का मतलब है कि उसमें विस्फोट ना हो। शब्द क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया, अर्थात जो नाभिक होता है किसी कण का, जब उसके साथ कोई हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, नाभिक का विखंडन होगा। जब नाभिक का क्या होगा, विखंडन होगा, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे हमने पत्थर वाला एग्जाम्पल लिया। तो देखिए, होता क्या है, जो परमाणु ऊर्जा होती है ये कैसे मिलती है। हम क्या करते हैं, सिंपल रूप में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी किताबी भाषा पर मत जाइएगा। तो होता क्या है, जो यूरेनियम 235 की रॉड होती है उस पर क्या करते हैं, हम मंद गति से या नियंत्रित गति से न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं। तो जो न्यूट्रॉन की बमबारी जब यूरेनियम 235 की रॉड पर होती है तो इससे क्या होता है कि कण टूटते हैं, यूरेनियम 235 के कण टूटते हैं और ये सतत रूप से क्या होते हैं, टूटते रहते हैं। जब कण टूटेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, पत्थर को टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कण टूट रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह प्रक्रिया हम करते हैं बंद चैम्बर में, जिसको हम रिएक्टर के नाम से जानते हैं। तो रिएक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा बंद चैम्बर जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूरेनियम 235 की रॉड पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, जो यूरेनियम के परमाणु हैं वो विखंडित हो रहे हैं। विखंडित होने से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और इसी जो यह ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं
कि जो हम रिएक्टर में पानी रखते हैं कुछ, वह पानी क्या होता है, गर्म होता है। जब वो पानी गर्म होगा तो भाप के रूप में कन्वर्ट होगा, और भाप जब गर्म होगा तो ऊपर की ओर उठेगा, और इस भाप में क्या होती है, ऊर्जा होती है। जैसे आपने देखा है ना कि कुकर में आप कुछ भी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वो पानी या जो भी कुछ लिक्विड रखा है जब वो गर्म होता है, भाप होता है, तो सीटी को तेजी से ऊपर उठा देता है। तो जब सीटी से कुछ गैस निकलती है तो उसमें कितनी जो है कि प्रेशर होता है, ठीक यही कार्य होता है। जो रिएक्टर से क्या होता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। यह पानी भाप बन के ऊपर उठता है। जब भाप बन के ऊपर उठता है तो इसमें ऊष्मा होती है, और इसी की गति वाली ऊष्मा का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। तो जब टरबाइन घूमता है तो हमको क्या मिलती है, बिजली मिलती है। अब तो देखिए मैंने इसको आपको केवल ऐसे लैंग्वेज में समझाया। अब एक इमेज देखिए, इस इमेज में देखिए आपको जो है कि पीले और लाल कलर का एक रॉड दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा है फ्यूल एलिमेंट्स। तो जो फ्यूल एलिमेंट्स का मतलब यह है कि वह रॉड है जिसको हमें तोड़ना है, विखंडित करना है। तो ये देखिए हमने क्या किया, एक चैम्बर लिया, इस चैम्बर में हमने फ्यूल एलिमेंट्स डाले, इस पर हम फिर क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी करवाएंगे। न्यूट्रॉन की बमबारी करवाएंगे तो देखिए इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब यह ऊर्जा उत्पन्न होगी तो इस जो पूरे चैम्बर को हमने एक जो है कि पानी के पाइप से जोड़ रखा है, तो ये पानी भी क्या होगा, गर्म होगा। पानी जब गर्म होगा और हम बार बार पानी यहाँ पर पहुँचाते जा रहे हैं, पानी गर्म होता जा रहा है। गर्म पानी क्या कर रहा है, स्टीम में बदलता जा रहा है। आप ऊपर की तरफ देखिए स्टीम लिखा होगा, स्टीम मतलब भाप की ओर बदलता जा रहा है। ये भाप जब क्या होगा, एक छोटे से छिद्र से निकलेगा, जैसे कुकर की सीटी से गैस निकलता है, तो इसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। इसी गतिज ऊर्जा से क्या होगा, जब टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, हमें बिजली मिलेगी, और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। एक बहुत सिंपल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए हुआ क्या कि जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो आपको पता है कि इसमें परमाणु बम का प्रयोग किया गया। तो परमाणु बम का प्रयोग जब हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएसए के द्वारा किया गया तो दुनिया को एक ऐसी एनर्जी का एहसास हुआ जिससे वह अभी इतना जो है जानते जिसके विषय में नहीं थे। हुआ क्या है कि जब यह ऊर्जा उन्होंने देखा तो उनके दिमाग में ये बात आई कि जब यह छोटे से बम जो है कि क्या इतनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, तो क्यों ना हम इस ऊर्जा का प्रयोग घरेलू ऊर्जा के लिए कर लें, अर्थात क्यों ना हम इससे बिजली का भी उत्पादन करने लगे। तो हुआ क्या है कि जो ये बमबारी की गई हिरोशिमा और नागासाकी पर, इसके बाद जो यूएसएसआर था अर्थात जो सोवियत संघ था और अमेरिका था, उन दोनों में होड़ हो गई। होड़ इस बात की थी कि आखिर कैसे कितनी जल्दी हम परमाणु बम की संख्या बढ़ा लें, दूसरा कि कैसे जब हम परमाणु बम बना रहे हैं तो इसी तकनीकी का प्रयोग करके क्यों नहीं हम परमाणु ऊर्जा बना लेते हैं। अर्थात दोनों चीज़ों की होड़, परमाणु बम बनाने और परमाणु ऊर्जा जो हम घरेलू रूप में यूज कर सकते हैं, इसको बनाने की होड़ एक साथ प्रारंभ हुई। और दोनों देशों ने क्या किया, अपने अपने देश में अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए। अनुसंधान रिएक्टर से तात्पर्य उस प्रकार के रिएक्टर से होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं कि कैसे पूरी प्रक्रिया होगी। तो इसी में एक रिएक्टर का नाम आता है जिसका नाम है EBR-1 अर्थात एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर। यह जो है कि अमेरिका का रिएक्टर था और इसका नाम ही एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर है। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके 20 दिसंबर 1951 को हमने क्या किया, इस रिएक्टर के द्वारा बिजली का उत्पादन किया। और यह बिजली का उत्पादन पहली बार हुआ था। हालांकि बिजली की जो मात्रा थी वह 100 किलोवाट की थी, काफ़ी कम थी, लेकिन यहीं से क्या होता है, प्रारंभ होता है रिएक्टर के माध्यम से बिजली उत्पादन करने का कार्य। समय थोड़ा सा आगे बढ़ा और 27 जून 1954 को यूएसएसआर का जो ओमनिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसने क्या किया, बिजली उत्पादित किया लगभग 5 मेगावाट का। और यह पहला वो जो है कि बिजली उत्पादन था जिसको हम क्या कर सकते थे, ग्रिड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे। अर्थात न सिर्फ हमने बिजली बनाया बल्कि उसको ट्रांसफर योग्य भी बना दिया, अर्थात वह जो ग्रिड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान
स्थान पर पहुंच सकता था। अब देखिए, जब यूएसएसआर ने ऐसा किया तो क्या था, स्वाभाविक है अमेरिका की नज़रें अब इस पर पहले से वो काम कर रहा था और तीखी हो गई। उसने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को और बढ़ा दिया और इससे शुरू हुई जो है कि एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ और एक दूसरे से आगे निकलने का सफर। लेकिन इसी प्रक्रिया में क्या हुआ, इसी दौड़ और इसी होड़, इसी सफर में क्या हुआ, परमाणु ऊर्जा का विकास होने लगा। तो जो अमेरिका के उस समय परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष थे लुइस स्ट्रॉस, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम परमाणु ऊर्जा का बहुत ज़्यादा जो है कि बनाने का प्रयास करेंगे और उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा भविष्य में इतनी सस्ती होगी कि इसे मीटर से नापने की आवश्यकता नहीं होगी। कारण ये था कि उस समय सिर्फ और सिर्फ ये जो परमाणु तकनीकी था, यह अमेरिका, कुछ जो है कि यूरोपीय देश और यूएसएसआर के पास था। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि चूंकि हमारे लिए जितने भी परमाणु ऊर्जा के रिसोर्स हैं वो हमारे पास हैं और हम उसको ला सकते हैं, इसलिए भविष्य में हम इसकी उत्पादन ज़्यादा करेंगे। अब देखिए, वैश्विक रूप से यहाँ से सफ़र प्रारंभ होता है। भारत ने भी आज़ादी के बाद जिस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया उसमें से एक क्षेत्र था विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हालांकि हम कंटिन्यूस नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं की, लेकिन इसी के क्रम में हमने क्या किया, जो है कि परमाणु रिएक्टर बनाना प्रारंभ कर दिया और इसी में हमने 4 अगस्त 1954 को अप्सरा का एक जो कि परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया। ये अपरा लिखा है, अपरा नहीं अप्सरा है, ध्यान दीजिएगा। तो अप्सरा जो है कि क्या किया, हमने परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया और यहीं से क्या होता है, भारत का परमाणु युग का प्रारंभ होता है। समय है 1954 का। अब जो हमने इसका नाम ही जो अप्सरा है, इसका क्या था, हमारा यह जो है कि एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर था, अर्थात अनुसंधान वाला रिएक्टर था। इसको इस रूप में डिजाइन किया गया था जिससे क्या हो सके कि हम परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजों को समझ सकें। इसका जो निर्माण और डिजाइन वो भारत द्वारा ही किया गया था और लेकिन इसके लिए जो ईंधन था वो ब्रिटेन से हमने मंगाया था। भारत का दूसरा जो रिएक्टर था वो साइरस था, कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया था और 1960 में यह संचालित होने लगा। अर्थात 1950 और 60 का दशक हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यह अनुसंधान का क्षेत्र बना रहा। इससे हमने बहुत ज़्यादा जो है कि ऊर्जा उत्पादन नहीं किया। इस बीच हम क्या कर रहे थे, फिर हमारे अनुसंधान रिएक्टर से हम कर रहे थे न्यूटन की जो भौतिकी है, तब फिजिक्स को समझने का प्रयास कर रहे थे, विकिरण के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे थे, आखिर ये जो रिएक्शन होता है, ये जो चैन बनती है परमाणुओं के टूटने की, यह कैसे काम करती है। साथ ही साथ रेडियो आइसोटोप के उत्पादन का कार्य कर रहे थे। रेडियो आइसोटोप का कैसे जो कि मेडिकल यूज होता है, ये आप इसको जानते ही होंगे। तो कुल मिलाकर हमने अनुसंधान करते रहे, लेकिन समय आया अक्टूबर 1969 का और हमने क्या किया, 2 रिएक्टरों के माध्यम से बिजली बनाने का कार्य क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और जब हमने जो है कि बिजली बनाना प्रारंभ कर दिया तो इसके बाद से क्या हुआ, हमारे जो प्रगति थी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वह बढ़ गई। समय आया जो है कि यह जो अक्टूबर में तारापुर में जो 2 रिएक्टरों के माध्यम से बिजली बनाने का कार्य किया गया था, इसमें एक अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने क्या किया था, हमारा सहयोग किया था। तो जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिकी कंपनी थी, इसके सहयोग से हमने क्या किया, परमाणु बिजली स्टेशन स्थापित करना हमने प्रारंभ किया और हमने क्या किया, इसको स्थापित करते हुए चले गए। 1972 में भारत के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने भी काम करना शुरू कर दिया, जो राजस्थान के कोटा के समीप स्थापित था। भारत का जो तीसरा परमाणु संयंत्र है वह चेन्नई के निकट कल्पक्कम में स्थापित किया गया था। ये मैं ध्यान दीजिएगा, सभी के नाम नहीं बताऊंगा, ये मुझे एक टॉपिक को जोड़ना है, उसके लिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। तो भारत का जो तीसरा परमाणु संयंत्र था वह चेन्नई के निकट कल्पक्कम में स्थापित किया गया था और ये भारत का पहला स्वदेशी संयंत्र था। ध्यान दीजिएगा, यह भारत का पहला स्वदेशी संयंत्र था जो स्थापित किया गया था। अब हुआ क्या कि जब हमने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से क्या किया, हमने जो है कि रिएक्टर स्थापित कर लिए, परमाणु संयंत्र बना लिए, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उस समय तक देश में जो परमाणु ऊर्जा उद्योग था भारत में तो बिल्कुल भी विकसित नहीं था। परमाणु ऊर्जा उद्योग का मतलब है कि भाई परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, संसाधन चाहिए होते हैं, वह हमारे पास नहीं थे। इसके बाद भारत ने स्वदेशी तकनीकी में कई सुधार और परिवर्तन किए और अपनी एक अनोखी
प्रौद्योगिकी का विकास किया जिसको हम जानते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर अर्थात PHWR। तो PHWR का मतलब क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जो रिएक्टर होता है उसमें मॉडरेटर अर्थात मंदक और शीतलक के तौर पर हम भारी जल अर्थात D2O का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न आएगा मंदक और शीतलक का मतलब क्या है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो न्यूट्रॉन की हम बमबारी करते हैं वो धीमी गति से करते हैं। सोचिए कि न्यूट्रॉन की अगर बमबारी अनियंत्रित तरीके से काफ़ी तीव्र गति से होने लगे तो क्या वह जो विखंडन हो रहा था यूरेनियम का वो बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से नहीं हो जाएगा? और जब तेज़ी से विखंडन हो जाएगा तो रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि रिएक्टर में विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए पहली कंडीशन होती है परमाणु ऊर्जा की, वह यह है कि इस पर जब भी हम न्यूट्रॉन की बमबारी करवाएं वह क्या हो? धीमी गति से। तो धीमी गति से कार्य करे इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें मंदक लगाएं, मॉडरेट लगाएं, जो कि न्यूट्रॉन की बमबारी को मंद कर सके, नियंत्रित कर सके, जैसा हम चाहते हैं वैसा कर सके। तो इसमें मॉडरेटर के रूप में भी क्या किया जाता है? D2O अर्थात भारी जल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया कि जब क्या होते हैं, जो परमाणु ऊर्जा में जो परमाणु कण हैं जब वो टूटते हैं तो ऊष्मा निकलती है। तो ये ऊष्मा क्या है कि पूरे रिएक्टर को उड़ा ना दे, इतनी गर्म ना हो जाए कि सभी मशीनें फेल हो जाएं। तो इसके लिए शीतलक का यूज किया जाता है अर्थात कूलेंट। तो कूलेंट देखिए आपकी गाड़ी में होता है, आपने सुना हो। कूलेंट मतलब क्या है? शांत करने वाला, ठंडा करने वाला। तो ठंडा किसको करने वाला? जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। तो देखिए दो चीज़ें हुई। मॉडरेटर क्या करता है कि जो न्यूट्रॉन की बमबारी की गति को मंद करता है, इससे भी टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन टेम्परेचर अगर मॉडरेटर कम भी है अर्थात अगर मान लीजिए कि जो कि नाभिकीय विखंडन हो रहा है उससे ऐसा ना हो जाए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो किसी समय अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो जो ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है इसमें क्या किया जाता है? इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो PHWR है अर्थात प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, इसमें ईंधन के तौर पर गैर संवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो गैर संवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम का मतलब यह है कि ऐसा यूरेनियम जिसमें काफ़ी अशुद्धियां हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको प्रयोग कर सकते थे। है क्या कि प्रारंभ में अगर हम कहते कि हमें संवर्धित यूरेनियम प्राप्त करना है, संवर्धित का मतलब है कि उसमें हमने काफ़ी कुछ संवर्धित कर दिया है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, तो हमें उसके लिए भी टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ती। हमारा फोकस तो ये था कि पहले हम क्या करें, अपनी परमाणु ऊर्जा को आगे तो बढ़ाएं। तो इसलिए हमने क्या किया? गैर संवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन का प्रयोग किया। अगर हम संवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम का ही प्रयोग करते तो हमारा जो पूरा परमाणु ऊर्जा का सफर है वो 10 साल लगभग पीछे चल रहा होता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो संवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम है इसमें क्या है? यूरेनियम की मात्रा अधिक है अर्थात क्वालिटी क्या है? अच्छी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी समय की आवश्यकता ये थी कि अभी हम बहुत ज़्यादा इसको संवर्धित नहीं कर सकते, तो हम उसी चीज़ को आगे लेकर बढ़े। इसके साथ इसमें होता क्या है, जो मैंने बताया कि हम जब प्राकृतिक जो गैर जो prescript जब हम यूरेनियम लेते हैं तो इसमें यूरेनियम का प्रयोग भी अच्छी तरह से हम कर पाते हैं। और साथ ही साथ इसका एक बाई प्रोडक्ट भी हमें प्राप्त होता है, प्लूटोनियम। अर्थात अगर हम जो गैर संवर्धित पदार्थ हैं अगर उसके जो यूरेनियम है उससे यदि हम क्या करते हैं, हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं तो प्लूटोनियम भी प्राप्त होगा। और यह प्लूटोनियम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा। ये एटॉमिक एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कुल मिलाकर भारत ने क्या किया, अपना जो गैर परिष्कृत जो यूरेनियम था उसी को ईंधन के रूप में प्रारंभ किया और परमाणु ऊर्जा को क्या कराया, आगे बढ़ाया। भारत ने आगे चलकर जो परिष्कृत यूरेनियम के प्रयोग के भी महत्व को समझा और उसने कहा कि 1988 में हमने सोवियत संघ से समझौता किया कि हम क्या करेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी में परिष्कृत यूरेनियम का प्रयोग करना चाहते हैं, जिससे क्या हो, हमारे जो यूरेनियम की जो क्वालिटी जब अच्छी होगी, ईंधन हमारा जब अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, अधिक ऊर्जा उत्पादन कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि 1988 में हम समझौता करते हैं, कुछ समय बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन 1998 के बाद फिर से हमने इस पर कार्य प्रारंभ किया। इस तरह से अगर हम देखें
तो भारत के पास ना ही संसाधन थे, ना ही बहुत अमेरिकी सहयोग था। रूस भी अपनी चुनौतियों से सामना कर रहा था। इसके कारण भारत में जो कि ये परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है, इसने कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। आपको पता है कि पोखरण जब हमने परीक्षण किया था और उसके बाद अन्य परीक्षण जो हमने किए, तो भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। भारत कोई टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट आयात नहीं कर सकता था, ईंधन हम आयात नहीं कर सकते, बहुत सी चुनौतियां थी, लेकिन भारत ने फिर भी ऐसा किया। भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सोवियत संघ का सहयोग लिया। रूस फिर जब सोवियत संघ विकसित हो गया तो उसके जगह रूस का अस्तित्व आया, उसका हमने सहयोग लिया। अमेरिका का सहयोग लिया, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, वियतनाम जैसे देशों का सहयोग लिया। इन देशों ने कई बार हमारे सामने जो कई शर्तें रखी, चुनौतियां रखी, फिर भी हम आगे बढ़ते चले गए। वर्तमान समय परमाणु जो कि रिएक्टरों की संख्या 22 है और इनके द्वारा जो स्थापित क्षमता है वो हमारी 6780 मेगावाट की है। वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल ऊर्जा का यह जो प्रतिशत है परमाणु ऊर्जा का, वह लगभग 3.22% है। अक्टूबर 2016 में भारत सरकार ने कहा कि 2032 तक भारत परमाणु ऊर्जा को बढ़ाकर 63 गीगावाट करने का लक्ष्य उसने तय किया। अर्थात आने वाले समय में हम जो है कि परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की मात्रा में वृद्धि देखेंगे। यह वर्ष 2016 हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन इसी बीच में आपको पता है एक घटना हुई थी, और ये जो घटना हुई थी वह ये थी कि जो है कि हमने 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। और उसके बाद से जो है कि वैश्विक आपातकाल लगाना पड़ा था, परमाणु आपातकाल लगाना पड़ा था। दुनिया को ये चिंता होने लगी थी कि जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है, अगर उसमें विस्फोट हुआ तो जापान जो है कि पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसकी वजह से थोड़ी सी गति जो है कि धीमी पड़ गई, लेकिन फिर भी हमने कई तरह के प्रयास किए और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखिए भारत में जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इनकी सूची है आपकी स्क्रीन पे, इसको देख लीजिए। अब देखिए एक तरह क्रमांक लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट में जो कि पावर स्टेशन का नाम लिखा है, ऑपरेटर का नाम लिखा हुआ है, राज्य का नाम लिखा है, प्रकार लिखे हुए हैं, कुल क्षमता लिखा हुआ है। जैसे तारापुर में NPCIL जो ऑपरेट करता है इसको, और ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर जो प्रेशराइज हैवी वाटर है वो भी है, और BWR भी है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा BWR क्या होता है। कुल क्षमता यहाँ पर है जो तारापुर में वह है 1400 मेगावाट। इसी तरह से आप अन्य जो है नाम देख सकते हैं। कुछ निर्माणाधीन भी हैं। इन्हीं निर्माणाधीन में अगर पहला आप देखें तो आपको काकरापार यूनिट 3 और 4 दिखाई देगा। संचालक अर्थात ऑपरेटर दिखाई देगा आपको NPCIL, राज्य दिखाई देगा गुजरात, और यहाँ पर जो प्रकार है वह प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। कुल क्षमता है 1400 मेगावाट की, अर्थात 2 यूनिट हैं तो 700 जो है कि यूनिट की मेगावाट की 2 यूनिट हैं, और इस तरह से टोटल 1400 मेगावाट है। इस तरह से राजस्थान का यूनिट 7 और 8 कल्पक्कम, कुडनकुलम, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर हमें देखिए, अब वर्तमान घटनाक्रम से इसको मैं जोड़ता हूँ। निर्माणाधीन परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है, इसी से पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन या प्लांट, तो देखिए जब आप इसको कहेंगे काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे KAPS। अगर आप कहेंगे काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट तो इसको बोलेंगे KAPP। तो दोनों एक ही हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको अलग अलग शब्द मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। अब जो ये काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है गुजरात का जो शहर है सूरत, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे पर है। यहाँ पर 2 इकाइयाँ 200 मेगावाट की हैं तथा 2 इकाइयाँ 700 मेगावाट की हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इन्हें KAPS 1, KAPS 2 और KAPS 3 और KAPS 4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये KAPS मतलब इसको देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया ना, KAPS का मतलब क्या है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। तो इसी को हम KAPS 1, KAPS 2, KAPS 3 और KAPS 4 के नाम से हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर KAPS 5 कहीं भी नहीं होगा, 4 तक ही होगा। ये 3 की जगह जो है कि 5 लिख गया है। तो हुआ क्या था, जो कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन 1 में 1993 में और काकरापार पावर स्टेशन में जो है कि 1995 में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 22 जुलाई 2020 को काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन 3 में भी सामान्य परिचालन प्रारंभ हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सामान्य परिचालन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि वाणिज्यिक उत्पादन
उत्पादन प्रारंभ हो गया। अभी सामान्य परिचालन का मतलब है कि हम इसमें रिएक्टर लगाएंगे, इसको चालू करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, इससे बिजली का उत्पादन करेंगे, लेकिन अभी हम इतना बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे कि उसको बेचा जा सके। अर्थात अभी रिएक्टर को हमने एक्टिव किया, बस ये समझ लीजिए। तो जो KAPS3 पावर प्लांट है, इसका विकास पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी और संसाधनों से किया गया है और इसका विकास किया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में NPCIL के नाम से जानते हैं। यह जो पूरा प्लांट है जिसको KAPS3 के नाम से हम कह रहे हैं, यह 700 मेगावाट का है और पूर्णतः यह मेक इन इंडिया का चमकता हुआ उदाहरण हम इसको कह सकते हैं। और साथ ही साथ इसको चालू करके भारत ने यह साबित कर दिया है कि भारत खुद के बल पर अधिक क्षमता वाले रिएक्टर का विकास करने में सक्षम है। KAPS जो है कि 3 जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के तहत मार्क 4 टाइप कैटेगरी का है। ये अच्छी कैटेगरी को हम क्या करते हैं, मार्क 4 कैटेगरी वाले रिएक्टर के अंतर्गत रखते हैं और इसमें किया गया है। सूचनाओं से भी प्रमुखता से कहा जा रहा है कि इस जो संयंत्र है, इसके जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो वैश्विक स्तर के हैं। प्रश्न आएगा कि सुरक्षा के इंतजाम वैश्विक स्तर होने का मतलब क्यों है। दरअसल हुआ क्या है कि आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्टर बनता है तो उसके साथ विवाद प्रारंभ हो जाता है कि किसी प्रकार का रिसाव ना हो, किसी प्रकार का विस्फोट ना हो जाए। तो इसको लेकर रिएक्टर का सफलतापूर्वक निर्माण और परिचालन भारत ने करके अमेरिका, रूस और उन देशों की कैटेगरी में खुद को शामिल कर लिया है जिनके पास खुद के रिएक्टर और पूरी टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने की कैपेसिटी है। इससे पहले चूंकि मैं बताऊं कि जो काकरापार जो विद्युत संयंत्र था, इसमें कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है, कई बार रिसाव की भी खबरें आई हैं। इसके कारण कहा गया है कि इस समय जो इसको ऑपरेट किया जा रहा है वो वैश्विक मानकों के अनुरूप है, अर्थात कोई भी इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि परमाणु ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है उसकी सुरक्षा को लेकर ही है। फुकुशिमा संयंत्र घटना की वजह से पहली बार वैश्विक आपातकाल घोषित करना पड़ गया था। इसके बाद कई देशों ने परमाणु ऊर्जा में कटौती करने की बात कही। जर्मनी ने तो इतना कहा कि 2022 तक वह अपने सभी एटॉमिक प्लांट को बंद कर देगा। और इस तरह से अगर एक कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस एनर्जी के साथ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। जर्मनी के बाद यूरोप के अन्य देशों ने ये कहा कि वो किसी भी प्रकार से जो है कि अब क्या करेंगे, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग नहीं बढ़ाएंगे। और बहुत से देशों ने कहा कि जो उनके पास परमाणु संयंत्र हैं उनकी जगह पर वह हाइड्रो प्रोजेक्ट, छोटे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनको वह लगाएंगे। फ्रांस अपनी आवश्यकता का लगभग 75% एनर्जी जो प्राप्त करता है वह किससे करता है, न्यूक्लियर एनर्जी से। कुछ पेपर में मुझे यह 78% भी मिला, लेकिन फिर भी 75% ज़्यादा पेपर में मुझे मिला। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका बड़ी मात्रा में इसी के तहत क्या करते हैं, अपना परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका में तो इसका जो प्रतिशत है लगभग 19% जो है कि ऊर्जा यह प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह से जो यूरोपीय संघ है ये भी क्या करता है, बड़ी मात्रा में जो यूरोपीय यूनियन लगभग 30% अपनी ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है वह है ज़्यादा, लेकिन इसके साथ क्या है, डर बना हुआ है। होता क्या है कि जो ऊर्जा के स्रोत है यह जो कि जगह कम घेरता है। अगर हम विंड एनर्जी की तुलना में सोलर एनर्जी की तुलना में कंपेयर करें तो कम जगह घेरता है। एक बार अगर बन जाता है तो 80 से 100 साल तक अपनी सर्विस देता है, जबकि ना तो सोलर एनर्जी ना विंड एनर्जी के द्वारा ये संभव है। प्रति यूनिट उत्पादन लागत बाद में कम हो जाती है। स्थापित करने में तो ज़्यादा आता है लेकिन बाद में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर इससे हम ऊर्जा को उत्पादन करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी नहीं होता। इसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये ऊर्जा क्या है, अच्छी ऊर्जा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि रिसाव की घटना, विस्फोट होने की घटना ऐसी है जो किसी क्षेत्र के हजारों लोगों की जान का भी कारण बन सकती है। अगर ये विस्फोट ज़्यादा होता है तो वो किसी देश के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। अभी क्या है कि भारत, चीन और कुछ विकासशील देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश देश का जो जनमत है वो परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में दिखाई नहीं देता। क्योंकि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी निवास करती है, जिसके विकास के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा की जब आवश्यकता है तो हमें ऊर्जा का उत्पादन तो करना ही होगा। तो हमारे पास दो विकल्प हैं कि हम क्या करें, जो जीवाश्म ईंधन है, चाहे प्राकृतिक गैस हो, कोयला हो या कोई अन्य सोर्स हो, तो उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करें। लेकिन अगर हम प्राकृतिक जो है कि जो हमारे संसाधन हैं, खासकर जो जीवाश्म आधारित संसाधन हैं, इनका अगर प्रयोग करेंगे तो हमारे जो जीवाश्म के संसाधन हैं, चाहे कोयला हो, प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोलियम कुछ भी हो, वो तो बहुत सीमित है, इनके भंडार सीमित हैं। और जब ये जलते हैं तब क्या होता है, इनसे जो है कि ग्रीन हाउस गैसें
भी निकलती हैं। इसके वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि आपको पता है कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत अब वचन दिया हुआ है पूरे विश्व को कि 2030 तक वह 40% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो काकरापार परमाणु प्लांट है, संयंत्र है, इसका पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से प्रारंभ होना ये बहुत अच्छी खबर है। हालांकि मैंने कि जैसा कि बताया कि इसके साथ सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं। भारत ने तो यहाँ तक कह रखा है कि 2050 तक वह आने वाले अर्थात अगर 30 सालों में देखें तो कुल ऊर्जा का लगभग 25% जो है कि परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करेगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अभी भारत का जो परसेंट है वह कम है, लेकिन हाँ, इससे ये पता चलता है कि भारत इसको लेकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। भारत दरअसल इसलिए इसका उत्पादन करना चाहता है क्योंकि उसके पास जो जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं वो सीमित हैं, जनसंख्या बड़ी है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं की मांग है। लेकिन इन सब के साथ साथ भारत जो है कि भविष्य में एक ऊर्जा निर्यातक देश बनना चाहता है। ऊर्जा निर्यातक देश के रूप में अगर हमें स्थापित खुद को करना है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो हमें रिएक्टर हैं इनका हमें विकास करना होगा, इन्हें ऑपरेट करना होगा, इनकी लागत को कम करना होगा। तो इसी के कारण जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसमें जो विकास किया गया इसका खर्च भी कम आया है। इसीलिए पूरा वैश्विक समुदाय ये कह रहा है कि आने वाले समय में भारत ने जिस तरह से स्पेस के क्षेत्र में कम लागत में अच्छे अचीवमेंट हासिल किए हैं, हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। प्रश्न आएगा कि क्या ये बिल्कुल सही है? तो उत्तर होगा जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर कई प्रकार के खतरे हैं। रिसाव की घटना हो सकती है, विस्फोट की घटना हो सकती है, उसको जो हमेशा बिजली के माध्यम से कूलेंट है या जो है कि वहाँ पर जो मोटरेटर होते हैं, मंदक होते हैं, उनकी आपूर्ति जरूरत है। अगर मतलब समझिए कहीं पर भूकंप आता है, कहीं बाढ़ की कंडीशन आती है, कहीं सुनामी की कंडीशन आती है, किसी प्रकार का बहुत बड़ी आपदा आती है, तो उस समय ये जो ऊर्जा है इसके द्वारा कोई निगेटिव कोई घटनाक्रम ना घटित हो जाए, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अर्थात जैसे कि जितने भी हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर हमेशा हमें बिजली की सप्लाई बना के रखनी होती है, सभी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक प्रकार अगर एक बार भी कोई विस्फोट की घटना होती है तो काफ़ी बड़ा हो। दूसरा क्या है कि जो परमाणु ऊर्जा है, जब इसका विकास आप ज़्यादा करते हैं तो इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उन बाई प्रोडक्ट्स का प्रयोग हम एटॉमिक बम के रूप में करते हैं। तो होता क्या है, जब भारत करेगा तो उसके पड़ोसी देश करेंगे, अन्य देश भी करेंगे। तो इस तरह से जो परमाणु निरस्त्रीकरण की एक जो बात की जा रही थी वो प्रक्रिया भी क्या होगी, बाधित होगी। तीसरा, इसके लिए क्या होगा, आपको ईंधन की आवश्यकता होगी, और जो परमाणु के लिए परमाणु ऊर्जा के लिए जो ईंधन है वह हमें क्या करने हैं, आयात करने पड़ते हैं। इसके लिए कुछ ग्रुप बने हुए हैं, उनके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो एक व्यवहारिक दिक्कत है। उसके बाद जो है कि जो यह टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में कई बार ये खबरें भी सामने आती हैं कि इन पर साइबर अटैक होने का भी खतरा बना रहता है। अगर साइबर अटैक करके उस पूरे मैकेनिज्म को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे क्या होता है, कूलेंट और मॉडरेट और जो शीतलक और मंदक हैं वो अपना कार्य कर पाते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी जो है कि त्रासदी की कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें विकास तो करना है क्योंकि हमारी ये आवश्यकता का भाग है, लेकिन हाँ, इसमें सचेत रहने की और साथ ही साथ वैश्विक जो सुरक्षा के नियम हैं उनको काफ़ी गंभीरता से पालन करने की ज़रूरत है। और अपनी सुरक्षा की रणनीति में हमें ABC 3 प्लान रखने होंगे, जिससे आने वाले समय में यदि हमारा कोई सुरक्षा के लिए A प्लान फेल होता तो हम B को अपना लें, B भी फेल होता तो C को अपना लें। क्योंकि है क्या कि जितने भी आप क्षेत्र आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा वाले, वहाँ पर भी आबादी अच्छी खासी रहती है। इसलिए रिसाव के कारण आने वाले समय में कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी आपदा ना घटित हो जाए जो हमारे परमाणु ऊर्जा के अस्तित्व को ही नकार दे, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।